स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल प्रतिष्ठ क्लासेस। मैं हूं मीना मिश्रा। लिमिट चैप्टर के हम पहुंच गए हैं एक्सरसाइज 7.2। तो आज हम 7.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने के पहले हम लोग कुछ रूल डिस्कस कर लेते, लेकिन वो सारे रूल्स मतलब जो मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन आपकी बुक में दिए हुए हैं, 3-4 मेथड हैं, तो वो मेथड मैंने आपको स्टार्टिंग में इसलिए नहीं बताया क्योंकि कितनी बार क्या होता है कि बहुत सारे मेथड देख के ना हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो मेथड जैसे जैसे यूज होंगे मैं आपको क्वेश्चन के साथ ही उसको एक्सप्लेन करती हुई चलूंगी, तो आपको समझ में आएगा। तो देखो, जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इवेल्युएट द फॉलोइंग लिमिट्स। अब यहाँ पर क्या करना है, इसको कैसे सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने का जो मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन में एक मेथड है, तो वो मेथड ये है कि आप ये जो लिमिट दिया हुआ है इसको डिनोमिनेटर में डाल के देखो। जैसे मैंने अगर z की जगह 2 रख दिया तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर मतलब 4 माइनस 4 इज 0। इसका ये मतलब हुआ। लेकिन अगर आप ऊपर रखेंगे तो वो 0 नहीं आएगा। यहाँ रखो तो 2 2 ज़ा 4 माइनस 5 4 ज़ा 20 और प्लस ये 6, 4 प्लस 6 अपन 10 कर देंगे, 10 माइनस 20 माइनस 10 आएगा। मतलब ये हुआ कि ऊपर जब मैंने ये 2 2 ज़ा 4 और 5 4 ज़ा 5 2 ज़ा 10, हाँ ये ऊपर भी देखो आपके 10 आ रहा है। क्या है, ये 2 है तो यहाँ रखेंगे z स्क्वायर की जगह पे, तो 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा, 5 2 ज़ा 10 और यहाँ 6, तो 6 प्लस 4 इज प्लस 10 और ये माइनस 10, तो ये भी 0 आ रहा है और ये भी 0 आ रहा है। अगर ऐसी कंडीशन होती है, इसका मतलब इसे हमें क्या करना है, इसका फैक्टराइजेशन करना है, इसको और सिंप्लीफाई करना है। ऐसा नहीं कि आप सीधे हम यहाँ पे 2 रख दें और फिर सबको 0 लगा के आंसर 0 लिख दें, ऐसा नहीं चलेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब ये हमारे लिए क्लू है कि अगर ये लिमिट रखने से ये भी 0 आ जाए और ये भी 0 आ जाए, इसका मतलब आपको फैक्टराइजेशन करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ऐसे हम चेक करेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। फैक्टराइजेशन तो आपको पता ही है क्या करना है। यहाँ पे क्या करेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, z स्क्वायर माइनस 5z प्लस 6, तो 6 को फैक्टराइज करेंगे, 6 का फैक्टर ढूंढेंगे, 3 और 2 आएगा, 3 और 2 को ऐड करने से माइनस 5 भी आता है, तो z स्क्वायर माइनस 3z माइनस 2z प्लस 6, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, z स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हो जाएगा लिमिट z टेंड्स टू 2। अच्छा, एक चीज और आपको ये देखना है, मतलब उसका कुछ यहाँ पे ऐसा यूज नहीं है बट रूल है, देख लो। क्या है कि जैसे मैंने बताया ना कि इनको हमें फैक्टराइज करना है, तो एक फैक्टर जो कॉमन फैक्टर दोनों में आएगा वो आएगा z माइनस 2। क्यों आएगा, क्योंकि z टेंड्स टू 2 है ना, तो z माइनस 2 एक कॉमन फैक्टर दोनों में जरूर आएगा। ओके, तो देखते हैं यहाँ पर ये रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, z कॉमन ले लो तो z माइनस 3, और यहाँ पे माइनस 2 कॉमन ले लो तो z माइनस 3, और डिनोमिनेटर में z माइनस 2 एंड z प्लस 2, क्योंकि ये क्या है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a माइनस b और a प्लस b के हिसाब से हमने लिख दिया। अब इसको जब आप आगे और लिखेंगे तो z टेंड्स टू 2, और ये क्या हो जाएगा, z माइनस 3 और z माइनस 2, और डिनोमिनेटर में तो ऑलरेडी है ही। अब क्या करें आप, z माइनस 2 कैंसिल, तो लिमिट z टेंड्स टू 2 क्या बच गया हमारे पास, z माइनस 3 बाय z प्लस 2। अब यहाँ पर आप क्या कर दो, लिमिट लगा दो, इसको हम और ज्यादा आप सॉल्व नहीं कर सकते। अच्छा, अभी ये कैसे हमें पता चलेगा कि अब लिमिट लगाना है, इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए भी फैक्टराइजेशन मेथड में एक रूल है कि अब आप 2 रख के देखो, मतलब जो भी आपको लिमिट दिया है वो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में रख के देखो। अगर दोनों ही नॉट इक्वल टू 0 आया, इसका मतलब आपको डायरेक्ट लिमिट रखना है, इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं करना है। क्लियर। तो यहाँ पे जब मैं 2 रखूंगी तो 2 माइनस 3 वैल्यू देगा, और यहाँ जब 2 रखूंगी तो ये भी वैल्यू देगा, 0 नहीं देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी डायरेक्ट 2 रखना है, इसको और कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ पर मैं इसको यही सॉल्व कर देती हूँ। लिमिट, ये दिख रहा है लिमिट, अब लिमिट लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे रख दो वैल्यू 2 माइनस 3 बाय 2 प्लस 2, तो आंसर कितना आ जाएगा, -1/4।
क्लियर हो गया। तो 2 रूल तो अभी हमने देख लिए। एक रूल क्या था, अगर लिमिट रखने से जो 2 फंक्शन है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, दोनों फंक्शन अगर 0 आता है मतलब उसको फैक्टराइज करना है। लिमिट रखने से अगर दोनों फंक्शन 0 नहीं आता है मतलब हमें डायरेक्ट लिमिट रखना है, उसको कुछ भी नहीं करना उसके अलावा। तो अब इसको देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू -3। अब यहाँ देखो, चेक करते हैं, यहाँ -3 रखेंगे तो ये -3 + 3 0, यहाँ रखेंगे तो 3 3 = 9 और ये -12 और +9, तो 9 + 3 +12 आ जाएगा और यहाँ -12 यानी कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों ही 0 देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों को हम एक कॉमन फैक्टर आएगा और वो कॉमन फैक्टर आएगा -x + 3, क्योंकि यहाँ -3 है ना, तो x + 3 एक कॉमन फैक्टर आएगा। देखते हैं, एक तो यहाँ लिखा ही है x + 3 और उसको तो हम कुछ कर भी नहीं सकते। ये नीचे वाले को हमें फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज करेंगे इसको। 3 का फैक्टर लिखेंगे, 4x चाहिए तो 3 × 1 = 3, 3x + x, x² + 3x + x + 3। लिमिट x टेंड्स टू -3 और ये हो गया x + 3, यहाँ से कॉमन ले लो तो यहाँ भी आ जाएगा x + 3 और यहाँ इन दोनों से कॉमन हम क्या ले लेंगे 1, तो ये भी आ जाएगा x + 3। तो लिमिट x टेंड्स टू -3 और यहाँ हो गया x + 3 और डिनोमिनेटर में क्या हो गया x + 3 एंड x + 1, ये 3 से 3 कैंसल, तो क्या बच गया हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू -3 1/x + 1। अब डायरेक्ट वैल्यू रखना है क्योंकि -3 रखने से ये 0 नहीं देगा, इसलिए डायरेक्ट वैल्यू रखना है। तो डायरेक्ट वैल्यू जब हम रखेंगे तो क्या आंसर आएगा 1, यहाँ -3 + 1 यानी -1/2। समझ में आ गया? ओके, अभी आगे के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, लिमिट y टेंड्स टू 0 5y³ + 8y² / 3y⁴ - 16y²। यहाँ पर भी जब आप 0 रखेंगे तो ये भी हमें 0 देगा और ये भी हमें 0 देगा, क्योंकि 0 उसके मतलब y जो है वो प्रोडक्ट में है तो वहां 0 रख देंगे। तो ये दोनों ही फंक्शन हमें 0 दे रहे हैं, इसका मतलब कि इनको आगे अभी हमें फैक्टराइज करना है और बस फैक्टराइज करना है। एक बात, अभी फैक्टराइज करना है तो कैसे फैक्टराइज करना है, यहाँ देखो, एक कॉमन फैक्टर दोनों में क्या आने वाला है यही से पता चल जाएगा, y - 0। y - 0 का मतलब क्या हुआ, y, यानी एक कॉमन फैक्टर जो यहाँ से आएगा वो आएगा y। अभी देखते हैं y में क्या आता है कॉमन, इन दोनों में से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं y²। मतलब ये हमें हिंट है कि हम कुछ और तरीका ना सोचें कि कुछ फॉर्मूला लगेगा कि क्या होगा, ऐसा ना सोचें। सीधे हम देख रहे हैं कि y एक कॉमन फैक्टर निकलना है तो हम वहीं पे कंसंट्रेट करेंगे और इस यहाँ से कॉमन हम निकाल लेंगे y। तो लिमिट y टेंड्स टू 0, y² आ सकता है कॉमन, मैक्सिमम y वही है और अंदर आ जाएगा 5y + 8 बाय, यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा y², तो यहाँ आ जाएगा आपका 3y² - 16, या y² से y² कैंसिल। लिमिट y टेंड्स टू 0 5y + 8 बाय 3y² - 16। अब क्या देख रहे हैं हम लोग, अब हम ये देख रहे हैं कि अगर हम अब 0 रखते हैं तो यहाँ 8 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 16, मतलब 0 नहीं आ रहा है। तो अब क्या करना है, इसको और आगे सॉल्व ना करते हुए सीधे हमें लिमिट रख देना है। तो लिमिट रख दो, इसके लिए दोनों में पहले ऐसा लिख देते हैं, पीछे के क्वेश्चन में भी आप लोग ऐसा लिखना, एक लाइन और 5y + 8 दोनों में सेपरेट लिमिट रखो, y टेंड्स टू 0 3y² - 16। और जब हमने लिमिट रखा तो यहाँ बचेगा 8 और यहाँ बचेगा -16, तो आंसर आ जाएगा -1/। ओके, क्लियर? एक बार आंसर चेक करते हैं कि -1/2 है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 राइट। अभी
क्वेश्चन नंबर 4, लिमिट x टेंड्स टू -2 दिया हुआ है। -2 पुट करके देखते हैं। 2 2 जा 4, 2 जा 8 और यहाँ आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 जा 8, ये -8 + 8, ये तो 0 हो गया। यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, मतलब फैक्टराइज करना है। अच्छा, फैक्टर कॉमन क्या आने वाला है? x + 2, एक कॉमन फैक्टर दोनों में हमें मिलने वाला है। देखते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू -2, यहां से हम कॉमन ले सकते हैं -2, तो मिल जाएगा x + 2, और यहां से हम कॉमन ले सकते हैं x², तो मिल जाएगा x + 2। मिल गया कॉमन फैक्टर x + 2। अभी इस x + 2 को कैंसिल कर दो और लिमिट x टेंड्स टू -2 बाय x²। अब हम क्या देख रहे हैं कि जब हम यहाँ -2 रखेंगे तो ये 0 नहीं होगा, तो इसलिए अब हम इसको और सॉल्व नहीं करेंगे, सीधे वैल्यू रख देंगे। तो -2/4, तो इसका आंसर भी आ गया -1/2। इसका आंसर भी चेक करते हैं कि आंसर राइट है कि नहीं। -1/2, हाँ, इसका आंसर भी करेक्ट है। तो समझ में आ गया आपको कि किस तरह से हमें जो रूल दिया हुआ है उस रूल के हिसाब से वो काम हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाता है। अब आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट का सब क्वेश्चन 5, लिमिट x टेंड्स टू 3, x² + 2x -15 बाय x² - 5x + 6। तो इसमें भी हम पहले चेक करेंगे कि x की जगह पे 3 रखने से ये आंसर 0 आता है कि नहीं। तो यहाँ देखो 3 रखा, तो 3 3 9, 9 + 6 कितना हो जाएगा? 15, और यहाँ आ जाएगा -15, तो ये तो 0 देगा। और ये क्या देगा? 3 3 9 और 3 2 6, 6 + 9 15, अगेन ये भी 0 देगा। तो दोनों ही 0 दे रहे हैं लिमिट रखने से, मतलब दोनों को फैक्टराइज कर देना है। और एक जो हमें कॉमन फैक्टर मिलेगा इन दोनों में, वो मिलने वाला है x - 3, और जिसको हमें कैंसिल करना है। तो ये सब कुछ हमें पता चल गया है। स्टार्ट करते हैं। इसको फैक्टराइज करो तो x², 15 का फैक्टर क्या आ जाएगा? 15 का फैक्टर 3, 5 3 जा 15 और 3 - 5, हाँ, तो यहाँ लिख सकते हैं -5x + 5x - 3x - 15। तो ये हो जाएगा 5 3 जा -15 एंड 5x - 3x इज 2x। ऐसे ही इसको करेंगे तो x², और यहाँ आ जाएगा 6 1 जा 6 या 3 2 जा 6, तो -3x और -2x + 6, -3x - 2x + 6, क्योंकि ये +6 था तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और दोनों को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा -5x। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे आगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 3, यहाँ पे कॉमन आ जाएगा x, तो x + 5, -3 कॉमन ले लो, अगेन x + 5, डिनोमिनेटर में x कॉमन ले लो तो x - 3, -2 कॉमन ले लो, x - 3। लिमिट x टेंड्स टू 3, क्या बचा फैक्टर हमारे पास? x + 5 एंड x - 3, और डिनोमिनेटर में क्या बचा? x - 3 एंड x - 2। x - 3 को कैंसिल कर दिया हमने। अब हो गया लिमिट x टेंड्स टू 3, एक बार x + 5 के साथ लिख देंगे, और सेम लिमिट एक बार हम लिख देंगे x - 2 के साथ। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी लिमिट रखने से ये 0 नहीं दे रहा। अभी 3 + 5, और यहाँ रख देंगे 3 - 2 1, तो 3 + 5 इज 8, 8 इज द आंसर। क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन नंबर 5 था। आंसर देखो, राइट। अभी क्वेश्चन नंबर 2, इवेल्युएट द फॉलोइंग लिमिट। इसे भी लिमिट ही फाइंड करना है। यहाँ पर ये L नहीं लिखा है, 1 लिखा है। U टेंड्स टू 1। देखो यहाँ पर भी हम सेम प्रोसीजर कर रहे हैं कि जब आप u की जगह 1 रखोगे तो ये भी 0 आएगा और ये भी 0 आएगा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों 0 दे रहे हैं। बट अगर इसको हम और इसका एक कॉमन फैक्टर भी आएगा, और वो आएगा u - 1। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करने बैठ जाएं, मतलब इसका फैक्टर ढूंढने बैठ जाएं, तो वो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, क्योंकि हमें नहीं लग रहा है कि आसानी से फैक्टर इसमें आने वाला है। तो इसलिए हम
क्या करेंगे, एक और रूल है हमारे पास कि अगर ऐसी कंडीशन होती है कि लिमिट रखने से दोनों फंक्शन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर आपको 0 देता है तो आप, इसका मतलब ये हुआ कि फैक्टर क्या हो जाएगा, x माइनस ए। अगर हम फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो x टेंड्स टू a होता है ना, मतलब ये फॉर्मूला कुछ ऐसा है, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x बाय u ऑफ x। ये दोनों अलग अलग फंक्शन है, तो ये रखने से अगर ये दोनों 0 दे रहे हैं तो हम क्या कर देंगे, f ऑफ x में x माइनस a कर देंगे और u ऑफ x में भी x माइनस a कर देंगे। समझ में आया? ये रूल है कि हम ये इसको दोनों में, उनका जो फैक्टर होगा उसको दोनों में डिवाइड कर सकते हैं। तो वही काम हमारे लिए यहाँ पे करना आसान होगा। क्यों आसान होगा यहाँ पर करना, ये अभी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि अभी जो हमने ये जो यहाँ जो हम रूल यूज कर रहे थे उसको फैक्टराइज करना, वो काम यहाँ मुश्किल लग रहा है, तो मुश्किल काम तो करना ही नहीं। अब इसको सॉल्व करो तो लिमिट u टेंड्स टू 1, इसको क्या लिख दे, u रेज टू 4 माइनस 1 बाय u माइनस 1, और डिनोमिनेटर में u क्यूब माइनस 1 बाय u माइनस 1। अब इसको हम लिख सकते हैं लिमिट, ये बार बार मैं म्यू बना रही हूं, u टेंड्स टू 1, इसको आप लिख सकते हैं u4 माइनस 1 4 बाय u माइनस 1, और डिनोमिनेटर में भी आप सेम लिख सकते हैं u टेंड्स टू 1 u क्यूब माइनस 1 क्यूब बाय u माइनस 1। अभी आप समझे कि ये डिवाइड करके क्या फायदा हुआ कि हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये भी हमारे पास फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है ये, लिमिट x टेंड्स टू a x रेज टू n माइनस a रेज टू n बाय x माइनस a इज इक्वल टू n माइनस 1। ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अब हम यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगा, यही लिख देती हूँ 4 और 1, 4 माइनस 1 इज 3, और यहाँ आ जाएगा 3, 1 और 3 माइनस 1 इज 2, कुछ भी रहे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आंसर क्या आ गया, 4/3। इसका भी एक बार आंसर चेक करेंगे। समझ में आया आपको कि हमारे पास रूल बहुत सारे हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा के डिसाइड करना है हमें कि यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होगा। देखते हैं आगे के क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का 2, लिमिट x टेंड्स टू 3 1 बाय x माइनस 3 माइनस 9x बाय x क्यूब माइनस 27। तो इस पे भी फैक्टराइज ही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 3 यहाँ रखेंगे तो 3 3 जा 9 3 जा 27, 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, यहाँ तो 0 नहीं होगा खैर, लेकिन ये 0 हो गया, और यहाँ रख देंगे तो 9 3 जा 20, यहाँ पे रख देंगे 3, तो 3 माइनस 3 इज 0। तो इसको हम करेंगे फैक्टराइज। अच्छा, फैक्टराइज करेंगे तो क्या मिलेगा, एक कॉमन फैक्टर मिलना चाहिए हमें x माइनस 3। तो देखते हैं क्या करना है। तो देखो यहाँ पर ये तो कुछ नहीं हो सकता है, x माइनस 3 है, यहाँ आप a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि ये x क्यूब है और ये माइनस 27 है। तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 बाय x माइनस 3 माइनस 9x बाय x क्यूब माइनस 3 क्यूब। कभी भी क्वेश्चन में आप ऐसा देखो कि x क्यूब माइनस 27 लिखा है, या मतलब उसी से मिलते जुलते, जैसे एक स्क्वायर में लिखा हो और दूसरा वहीं पे उसका स्क्वायर हो, जैसे 4 है, x स्क्वायर माइनस 4 है, तो वहां पे पहला जो आपके दिमाग में यही आना चाहिए कि इसको यहाँ पे x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, या जैसे यहाँ हमने सोचा कि x क्यूब माइनस a क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि 27 3 का क्यूब होता है, मतलब वही लगना ही है। तो x क्यूब माइनस a क्यूब का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, a क्यूब इज इक्वल टू होता है x माइनस a x स्क्वायर प्लस x a x प्लस a स्क्वायर। एक्चुअली ये फॉर्मूला आपने ab के फॉर्म में देखा होगा, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है।
ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, कुछ भी ले लो, कुछ फर्क तो पड़ना नहीं है इन सबसे कि आपने एक्स लिया कि ए लिया। फॉर्मूला आपको याद आ गया, उसी के अकॉर्डिंग इसको एक्सपांड करेंगे हम। तो क्या हो जाएगा ये 1 बाय एक्स माइनस 3 माइनस 9x बाय, यहां लिख देंगे हम x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 3 जा 9। और अब लिमिट x टेंड्स टू 3, क्या कर दें आप, डिनोमिनेटर है दोनों में प्लस, यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस कर देते हैं। कॉमन जो है डिनोमिनेटर, मतलब क्या है देखो x माइनस 3 है और यहाँ पर क्या है x माइनस 3 और ये भी है, तो यहाँ पे ये वाला जो डिनोमिनेटर है ना वो हम नीचे लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, क्योंकि इसके x माइनस 3 भी है ना इसके पास, इसलिए इसी को हम यहाँ नीचे लिखेंगे। अब क्या होगा, ये ऑलरेडी x माइनस 3 इसके पास है तो इसका 1 ऐसे का ऐसा लिखेंगे, और नहीं सॉरी 1 नहीं लिखेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 यहाँ लिखेंगे, 3x प्लस 9। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, देखो ये प्लस माइनस करने का जो फंक्शन होता है उसको प्लस माइनस करने का एक ये तरीका भी है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास यहाँ है 2/4 और प्लस करना है 2/, क्या लिख दूं यहाँ पर 2/8 लिख देती हूँ, तो 4 और 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 और 8 का एलसीएम अगर आप निकालते हैं तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, एलसीएम 8 आ गया। तो हम क्या करेंगे 8 लिख देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इस 4 से इस 8 को डिवाइड करो, 4 2 जा 8, उस 2 से इस 2 को मल्टीप्लाई करो तो 4, ऐसे ही इस 8 से इस 8 को डिवाइड करेंगे तो 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। एक तो ये तरीका है, या फिर इस 4 में 2 मल्टीप्लाई कर दो तो फैक्टर कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ आप वही समझ लो, क्या किया x माइनस 3 इसके पास था तो इन दोनों को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 से, ताकि ये दोनों का डिनोमिनेटर कॉमन आ जाए। ऐसा हमने किया नहीं, बट ऐसा आपको सोचना है। अब एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 से जब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम आ जाएगा और न्यूमरेटर में क्या बचेगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, और यहाँ 9x है तो यहाँ तो कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं थी, तो ये ऐसा आ गया। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 3, यहाँ क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, और यहाँ आ गया हमारे पास x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। अब इनको हम अगर फैक्टराइज करें एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, ये तो फैक्टराइज नहीं हो पाएगा, और इसके पास वैसे भी x माइनस 3 एक फैक्टर है। इसको देखते हैं फैक्टराइज करके, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, और 3 और 3 को हम प्लस करते हैं तो 6 भी हमें मिल जाता है। मतलब अगर हम माइनस 3x ले तो हमारा काम हो जाएगा। इसको यहाँ कर देती हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 3, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 बाय x माइनस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, 3 3। अच्छा, ये आगे फैक्टराइज नहीं होगा, ये हमें कैसे पता चला, देखो x टेंड्स टू 3 है। अब अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 3 रख के देखूंगी तो इसका आंसर 0 नहीं आएगा। इसका आंसर 0 नहीं आएगा मतलब इसको अभी हमें फैक्टराइज नहीं करना है। क्लियर, जब 0 आंसर आता है तभी फैक्टराइज करने की बात है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, लिमिट x टेंड्स टू 3, यहाँ से आप x कॉमन ले लो तो x माइनस 3 कॉमन ले लो तो x माइनस 3, और ये आ जाएगा x माइनस 3, यहाँ से आ गया x माइनस 3, यहाँ से माइनस 3 लिया तो x माइनस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, यहाँ से फिर क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 3,
यहाँ बचेगा x माइनस 3 और x माइनस 3, और डिनोमिनेटर में क्या बचा, x माइनस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। x माइनस 3 से एक x माइनस 3 कैंसिल होगा। अभी नेक्स्ट क्या करेंगे हम, नेक्स्ट आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जब 3 रख देते हैं तो ये तो 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 0 नहीं होगा, डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें इसे और आगे सॉल्व नहीं करना है, सीधे लिमिट रख देना है। तो लिमिट रख देंगे तो आंसर तो 0 ही आएगा, क्योंकि ऊपर हमारा वैल्यू 0 आ रहा है। 0 माइनस ये 3 माइनस 3 इज 0, नीचे आप वैल्यू रखो, जो भी आंसर आएगा डिवाइड करेंगे, आंसर 0। ये आपको समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 3, लिमिट x टेंड्स टू 2, और ये क्वेश्चन है। अब देखो, पहला तो हमारे दिमाग में बात आएगी कि फैक्टराइज कर दें, अगर हमने रूल नहीं पढ़ा होता। लेकिन अब हम रूल जानते हैं कि आप लिमिट रखो, अगर 0 आता है तभी आपको फैक्टराइज करना है। तो यहाँ जब मैं 2 रखती हूँ तो 2 2 4, 4 माइनस 1 इज 3, 0 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब इसको फैक्टराइज नहीं करना है, डायरेक्ट आपको 2 रख देना है, सॉल्व ही कुछ नहीं करना है, सीधे लिमिट रख दो। तो लिमिट रख दिया तो 2 स्क्वायर, ये भी हो गया 2 स्क्वायर, और ये भी हो गया 2, और यहाँ हो गया 4 माइनस 1, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 प्लस 4 2 जा 8, 4 माइनस 1 इज 3, तो यहाँ 12, 12 माइनस 14 इज माइनस 4/3। इसका आंसर एक बार चेक करेंगे, माइनस 4/3 आ रहा है कि नहीं, माइनस 4/3 तो नहीं आ रहा है, इसका आंसर तो 0 आना चाहिए। यहाँ पे क्या गड़बड़ किया है, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, यहाँ 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 प्लस 4 तो 12 होता है, 12 माइनस 16। क्वेश्चन में यहाँ पर क्यूब है, इसको क्यूब कर दो, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8 आ गया। तो अब देखो यहाँ पे भी क्या था, डिनोमिनेटर हमारा 0 दे रहा, न्यूमरेटर हमारा 0 दे रहा था, बट डिनोमिनेटर 0 नहीं दे रहा था, तो हमने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी, तो 0/3 इज इक्वल टू 0। तो ये भी एक कंडीशन है, अगर न्यूमरेटर 0 दे रहा है बट डिनोमिनेटर 0 नहीं दे रहा है लिमिट रखने से, तो अभी हमें डायरेक्ट लिमिट रखना है। फैक्टराइज सिर्फ तभी करेंगे जब दोनों ही 0 दे रहे हैं। ओके, इतना समझ में आ गया, ठीक है। अभी बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।